हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है ग्रामीण व शहरी प्रशासन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चैप्टर को स्टार्ट किया है एक कहानी के साथ में कि सोनू नाम की एक लड़की जब स्कूल के बाद में वो अपने घर आती है तो घर के पास में ही जो स्कूल है उसके टीचर उसके घर पर हैं। फिर उसके फादर उसको बोलते हैं कि कल आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि स्कूल में जमा करवा देना और एक फॉर्म को भर देना। सोनू क्वेश्चन पूछती है कि ऐसा क्यों करना है, तो उन्होंने बोला कि अगले मंथ जो है आप 18 वर्ष कंप्लीट कर लोगे और आपका जो नाम है वो मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा उसके बाद, तो और इससे आपको मतदान का जो अधिकार है वो मिल जाएगा। तब उन्होंने क्वेश्चन किया सोनू ने कि ये जो काम है वो तो निर्वाचन विभाग का होता है। तब बताया गया है कि निर्वाचन विभाग जो है वो ही इस सारे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को ये कार्य सौंपा जाता है, जिससे घर घर जाकर के सर्वे करके 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ साथ नए और वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुकी, मतलब कुछ लोग ऐसे होता है ना, पहले कहीं और रहते थे उसके बाद छोड़ के कहीं और रहने लग गए, तो पलायन कर चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाने का भी काम होता है। और ये काम जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा उनको सौंपा जाता है। मतलब निर्वाचन विभाग जो है वो हर स्टेट को, स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट पे फिर इस तरीके से जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ये काम सौंपते हैं और वो घर जाकर ऐसे सर्वे कंडक्ट करते हैं। ओके, तो एक बेसिक जानकारी दी गई है शुरुआत में मतदाता सूची के बारे में और मतदान के बारे में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है और सोनू के जो फादर हैं वो उनको बताते हैं कि जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं और उनके जो निर्णय होते हैं, मतलब घर के जो बड़े होते हैं उनके निर्णय को जैसे घर के सभी परिवार के सदस्य मानते हैं और उनके सामने अपनी इच्छा और समस्या को भी रखते हैं और वे उनका समाधान भी करते हैं। कौन? घर के बड़े। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। तब शिक्षक महोदय बोलते हैं कि जैसे घर पे बड़े जो होते हैं वो घर के परिवार के, घर का या परिवार की सुरक्षा के लिए, उसके हर काम के विकास के लिए काम करते हैं, सेम उसी तरीके से हमारी जो सरकार है वो भी काम करती है। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन में यह काम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में है। मतलब सबसे नीचे लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर मिडिल स्तर पर आता है पंचायत समिति और फिर आता है जिला परिषद। तो ये हमने चैप्टर का जो टाइटल है ग्रामीण और शहरी प्रशासन, तो पहला जो टर्म है ग्रामीण प्रशासन, उसके बारे में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासन होता है वो 3 लेवल पर काम करता है और तीनों के नाम भी हमने डिस्कस कर लिए। अब एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण प्रशासन के अंडर कौन कौन से काम किए जाएंगे। इसके बारे में हमारा जो संविधान है उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें 29 कार्यों को लिखा गया और 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुरूप जो है इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। किसको? ग्रामीण प्रशासन को। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है। तो त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो ग्रामीण स्तर पर एक व्यवस्था है जिसके तहत हमारा प्रशासन जो है वो काम करता है। ओके, तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप ये है। सबसे लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत, इसमें सरपंच होता है हेड, और साथ में अगर हम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति प्रधान और यहाँ पर होता है खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट है जिला परिषद और यहाँ पर जिला प्रमुख हेड होता है और ये होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये प्रशासन की तरफ से, ये प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सीढ़ी चल रही है और यहाँ पर जो है वो एक तरीके से जो निर्वाचित लोग होते हैं वो।
इनके ये जो भी त्रिस्तरीय जो संस्था है इनके हेड। तो दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया, प्रशासनिक व्यवस्था भी देख ली हमने, और जो निर्वाचक प्रणाली के थ्रू जो सदस्य आते हैं उनके बारे में भी हमने देख लिया कि ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं, और प्रशासनिक हेड ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति में प्रधान और प्रशासनिक अधिकारी खंड विकास अधिकारी, जिला परिषद में जिला प्रमुख, और प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अब इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं, ये आपको अलग अलग ध्यान में होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ग्राम पंचायत का हम देख लेते हैं, तो स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन और आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना। मतलब मनरेगा काम के अंदर जो लोग अपना जॉब कार्ड बनवाते हैं उनको टाइम टू टाइम जॉब देना 100 दिन की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो भी सरकार व्यवस्था, जो भी अन्न, अनाज, चीनी, ये सब प्रोवाइड कर रहती है, इन सबको बांटना। ग्रामीण सड़कों का रख रखाव, जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना, चारागाह एवं वनों का विकास करना, मानव एवं पशु स्वास्थ्य पोषण और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता देना, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। इसके बाद में मध्य स्तर पर आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति में काम होता है पंचायत, मतलब पंचायत समिति जो है वो कई पंचायतों, कई ग्राम पंचायतों को कवर करती है। तो पंचायतों के कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना, पंचायत समिति के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है उनमें क्या क्या काम हो रहे हैं उन सब पर ध्यान रखना। नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचों को, जितनी ग्राम पंचायत है वहां पर चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर जो भी नए सरपंच और पंच बने हैं उनको प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना कि कैसे कैसे आपको काम करना है। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना। इन सब में जो है वो एक समन्वय बिठाना, टाइम टू टाइम मीटिंग करवाना, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर करना, कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना, पशु मेलों का आयोजन करना। नेक्स्ट है जिला परिषद, जो ग्रामीण प्रशासन में सबसे हाईएस्ट लेवल पर होती है, और यहाँ पर स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को, मतलब देखो एक ग्राम पंचायत, खूब सारी ग्राम पंचायत मिली, बना पंचायत समिति, खूब सारी पंचायत समिति मिली, बना जिला परिषद। तो स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करना, पंचायतों की ग्राम सभाएं और बैठकों का परिवेक्षण करना, पंचायत समितियों व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना, ग्रामीण स्वच्छता व ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित करना। तो ये तीनों के काम हो गए हैं। अब एक एक पॉइंट के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उपसरपंच और सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखो जो ग्रामीण और नगरीय प्रशासन है इनका जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसके अलावा हमारे राज्य में जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं, साथ ही साथ में जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं, राज्यसभा के लिए जो चुनाव होते हैं, या फिर अगर राज्य जहां पर दो द्विसदनीय विधानसभा व्यवस्था पाई जाती है तो वहां पर विधान परिषद के जो इलेक्शन होते हैं ये सब कौन कंडक्ट करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? तो वो करवाता है निर्वाचन आयोग। लेकिन ग्रामीण और शहरी प्रशासन के जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये डिफरेंस है। पंचायत का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना है एवं बैठक की कार्रवाई को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठक जो है वो अवश्य होती है। नेक्स्ट है पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली, अभी हमने देखा ना कि सबसे हाई लेवल पर होता है ग्रामीण प्रशासन में जिला परिषद और सबसे लोअर लेवल पर होता है ग्राम पंचायत। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है पंचायत समिति, मतलब मध्य स्तर पर होती है पंचायत समिति।
राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इनके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है जिला परिषद, जो हाईएस्ट लेवल है ग्रामीण प्रशासन में। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य और जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। ओके, जो लोग चुनते हैं उनमें से चुना जाता है जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अब इनकी आय के स्रोत क्या है, मतलब इनको आय कहाँ से होती है जिनसे ये सारी जो पोस्ट है वो चल पाती हैं। तो फर्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को आय होती है विभिन्न प्रकार के कर, जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्र दंड राशि। पंचायत समिति को स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय। नेक्स्ट है जिला परिषद। जिला परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियां, मतलब ऊपर से तो मिलेगा, अब जिला परिषद है तो ऊपर से सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार दोनों अनुदान देंगी, और जो नीचे है लोअर लेवल पर है उनसे जो वसूलियां की जाती हैं वो राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अब उन्हें जो है जो क्वेश्चन किया गया था, जो गर्ल थी सोनू, उन्होंने सारे क्वेश्चन किए गए और उनको समझाने के लिए सारी बात की गई थी कि ग्रामीण स्तर पर इस तरीके से जो है वो प्रशासन चलता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि उनको क्या करना है कि जो उनका जन्म का प्रमाण पत्र है ये बनाने के लिए उनको ग्राम पंचायत में जाना होगा। लेकिन वो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती है कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा जो है, एक बार आरएएस का एग्जाम, आरएएस शायद 2013 वाला एग्जाम था जो रिपीटेड मोड में हुआ था, मतलब एक बार पेपर लीक वाली कुछ इशू देखने को मिला था, उसके बाद में दोबारा पेपर कंडक्ट करवाया गया था, तब ग्राम सभा को लेकर के क्वेश्चन आया था उस पेपर में, और उसमें पूछा गया था कि ग्राम सभा होती क्या है। ओके, देखो, ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं, मतलब वो लोग जो वोट दे सकते हैं। और वोट कौन दे सकता है? 18 साल या उससे ऊपर की आयु वाले लोग। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक प्रकार से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से ग्राम सभा के बारे में बता दिया कि जो भी राजस्व ग्राम में जो भी मतदाता सूची में है, जो भी मतदाता हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब बात की गई है ग्राम न्यायालय की।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अब बात कर लेते हैं नगरीय स्वशासन की, कि नगरीय क्षेत्र पर जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन कैसे चलता है। तो यहाँ पर वो लड़की जो चैप्टर के स्टार्टिंग में थी, सोनू, वो अपनी बुआ के घर शहर में आ जाती है। बुआ जो है वो घर बनाना चाह रही हैं। अब जब घर का उन्होंने नींव स्टार्ट किया तो कुछ सरकारी लोग आते हैं, उनके कागज वागज देखते हैं, उनको अनुमति देते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि ये कौन आए थे, तो उनके फैमिली मेंबर बताते हैं कि नगर निगम से लोग आए थे और एक सरकारी प्रक्रिया होती है। पहले शहर में घर बनाना होता है तो पहले नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका का काम है, तो गांव में ग्राम पंचायत का। ओके, तो इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो होता है। अब जैसे गांव में होती है ग्रामीण लेवल पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वैसे ही शहरों के लेवल पर होती है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। सबसे छोटे लेवल पर नगर पालिका, बीच में दोनों को जोड़ने के लिए काम करती है नगर परिषद, और हायर लेवल पर होती है नगर निगम। ओके, तो ये एक नगरीय शासन व्यवस्था होती है जिनको क्षेत्र और जनसंख्या के मानदंडानुसार वार्ड में बांटा जाता है। सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया महापौर या सभापति होता है। वार्ड से चुने प्रतिनिधि पार्षद होते हैं और ये नगर की सभी सुविधाएं जैसे सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे कि गाँव में ग्राम पंचायत के स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच द्वारा किया जाता है। तो शहरी प्रशासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो और सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा हो, वहां पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम होती है, वहां नगर परिषद की स्थापना होती है। और वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच होती है, वहां नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड बोलते हैं। हर वार्ड से वहां की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर निगम के नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो नगरीय प्रशासन है, जैसे ग्रामीण प्रशासन को संविधान में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसी तरीके से जो शहरी संस्था है उनको भी 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि सीट रिजर्व होंगी तो वो लोग यहाँ से चुन करके आएंगे, और चुन करके आएंगे तो उन जातियों का साथ ही साथ महिलाओं का जो है वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ेगी और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अब नगरीय प्रशासन के क्या क्या काम है, तो शहरी संस्थाओं के 2 तरीके के कार्य होते हैं। एक होता है अनिवार्य कार्य, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य हैं। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करना इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जिनको ऐच्छिक कार्य बोलते हैं। जैसे कि सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय, इनका निर्माण करना, वृक्षारोपण करना, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है अनिवार्य कार्य ये है, ये करना ही है, और ये है स्वैच्छिक कार्य, जिनको करें तो करें, ना करें तो ना करें, मतलब अपनी इच्छा से काम करना है ये। और अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे गांव में नुक्कड़ और चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि
ऐसी स्थानों पर चर्चा के पश्चात उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकार से जो राशि इनको मिलती है, दूसरा ये विभिन्न शुल्क लगाकर जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं, और तीसरा ये संस्थाएं अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करती है। ओके, तो गांव व शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करे। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के कुछ बेसिक शब्दावली को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट है भू राजस्व। वह कर, वह टैक्स, कर मतलब टैक्स, जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। सार्वजनिक कार्य, आम जनता से जुड़े कार्य। पेयजल, पीने योग्य पानी। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 9 को। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ग्रामीण और शहरी प्रशासन का जो ढांचा है उसके बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि 73वें संविधान संशोधन से तो जोड़ा गया था ग्रामीण प्रशासन को, और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था शहरी प्रशासन को, शहरी स्थानीय प्रशासन को। और जो हमारे संविधान के अनुसूची 11वीं जोड़ी गई ग्रामीण प्रशासन के लिए, और अनुसूची 12वीं जोड़ी गई संविधान में शहरी स्थानीय प्रशासन के लिए। ओके, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।